हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन लेके आया हुआ हूँ। पहले मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, आज ये आपका छठा वीडियोज़ है। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन साइंस के विथ डिस्क्रिप्शन कराता हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा, और यदि आप कर चुके हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बात और मैं दोस्तों बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूं वो लिखा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूं तो आपको हर चीज़ उसकी पता होनी चाहिए। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला वीडियो है, जो वीडियो में आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या बोल रहा है दोस्त, क्या है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को लास्ट तक हर क्वेश्चन देखना है। टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ये कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ऑल एग्जाम्स के लिए है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि सिरके में कौन सा एसिड आपका जो है पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों कि इसमें सिरके में कौन सा तत्व या कौन सा एसिड आपका उपस्थित होता है। HCl, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिरके में जो आपका पाया जाता है वो दोस्तों आपका क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। विथ डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिखा है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो LPG सिलेंडर है उसमें हम लोग प्रेशर को युक्ति यूज़ नहीं करते हैं। तो वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये LPG सिलेंडर को चोक कर देता है। किसको चोक कर देता है दोस्तों, LPG का जो सिलेंडर है या LPG जो गैस आपकी निकलती है उसको क्या कर देता है दोस्तों, रोक देता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर हम पहले LPG की बात करते हैं दोस्तों कि LPG आपका क्या होता है। तो LPG का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको एक बात और बता दूं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जगह पर आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं। जो आपका LPG होता है दोस्तों, ये आपका हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है दोस्तों। किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें एक बात और बता दूं आपको कि इसमें 3 भाग मुख्य होते हैं। 3 भाग मुख्य होते हैं। एक तो आपका प्रोपेन होता है, एक आपका ब्यूटेन होता है, और एक आपका आइसोब्यूटेन होता है। कौन कौन होता है दोस्तों, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है। चलिए इसमें एक बात और हम लोग कर लेते हैं कि जो आपके 3 भाग हैं इसमें से ज़्यादातर आपका जो है 2 भाग को मेन माना जाता है। वो है आपका एक तो प्रोपेन, क्या है दोस्तों, एक प्रोपेन, और एक है आपका ब्यूटेन दोस्तों। ठीक है ना, क्या है, ब्यूटेन। तो इन दोनों को आपका मेन माना जाता है। बाकी जो आपका आइसोब्यूटेन होता है उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब आपकी गैस लीकेज होती है, गैस सिलेंडर आपका लीकेज होता है तो उसमें से एक स्मेल आती है, बदबू आती है। वो स्मेल जो होती है आपकी किस की वजह से आती है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उसमें आपका मिथाइल मरकैप्टन मिला होता है दोस्तों। क्या मिला होता है, मिथाइल या मैथिल भी बोल सकते हैं, मिथाइल मरकैप्टन आपका मिला होता है फ्रेंड्स। अब जो आपका मिथाइल मरकैप्टन होता है फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है CH4S। क्या होता है दोस्तों, मिथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला CH4S। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो CH4 होता है दोस्तों, ये आपका मीथेन गैस होती है, बिल्कुल क्लियर। अब लेकिन यहाँ पर जो आपका S है ये आपको होता है दोस्तों सल्फर का एक यौगिक होता है। ठीक है ना। तो एक तरीके से बता दें कि जो आपकी सल्फर यौगिक होता है ये आपका बदबू
में यूज़ किया जाता है ताकि जब आपका रिसाव हो गैस का तो आपको स्मेल आ जाए कि आपकी गैस की रिसाव हो रही है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, आपका सल्फर यौगिक होता है। कौन होता है? मिथाइल मरकैप्टन होता है। मिथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4S होता है। यही S आपका सल्फर यौगिक है। इसके हम बात बता दें कि जो आपका LPG है इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिसमें आपका ब्यूटेन को मेन पार्ट माना जाता है, फिर आपका प्रोपेन को माना जाता है। जो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का आपका पोस्टमार्टम हो गया है। इस तरीके से वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है दोस्तों किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्य में जो आपका संलयन होता है तो वो आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया है, और जो सूर्य में जो उपस्थित होता है या जो आपका पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। कुछ मात्रा में आपका हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोजन पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सौर पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या कंफ्यूजन है। बोला गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होता है। चलिए यहां पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों ये आपको जिप्सम से मिलता है। किससे मिलता है? जिप्सम से मिलता है। यदि आप जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, कितने डिग्री सी पर? 120 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो जिप्सम का दोस्तों हाइड्रेशन होता है, और जो आपका जिप्सम होता है वो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसमें जो 2 पार्ट्स हैं या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। मतलब कहने का कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि CaSO4 × 2H2 जो ये फॉर्मूला है ये आपका किसका है दोस्तों? जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम का है, ठीक है ना। अब ये जिप्सम तो है, जब हम इसको 120 डिग्री सी पर गर्म करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अब जब इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है फ्रेंड्स, या हाइड्रेशन हो जाता है, तो जो आपका 2H2 है ये आपका कम हो जाता है, और यहाँ पर फिर आपका फॉर्मूला निकल के आता है CaSO4H2O। क्या निकल के आता है? CaSO4H2O। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपका हाफ H2O, तो वैसे देखा जाए तो CaSO4 हाफ H2O इज करेक्ट आंसर, लेकिन आपका इस क्वेश्चन में आपका नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि CaSO4H2O या हाफ H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और H2O होगा। बाकी इसका जो दिल्ली वाला ऑप्शन है, दिल्ली ऑप्शन ये आपका जिप्सम का होता है, और जिप्सम से ही हमें क्या मिलता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसको हम लोग POP कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें एक मॉलिक्यूल आपका कैल्शियम सल्फेट का होता है, देखें आप ये दिखाई दे रहा है। बाकी हाफ H2O ये आपके मतलब हाफ जो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो क्रोमेटोग्राफी है उसका प्रयोग किस लिए होता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट क्वेश्चन के जरूर करिएगा, आंसर आप लोग जरूर लगाइएगा, फिर तो मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि गलत है या आपका सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तब भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, मज़ा आएगा।
आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे मैं आपके लिए लेते आऊँ। चलिए बताइएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए? जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है उसका रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में आपका क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखें सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं, इसमें ये गायब कर देते हैं कि नहीं है बोला है। यदि आप देखें तो हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है। मतलब है आपका इसमें से पूछा गया है कि नहीं है, तो जब इन तीनों में पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका दिल्ली इज करेक्ट आंसर। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली इज करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखें, बोला गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, 7 नंबर क्वेश्चन है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका जो यूज़ किया था या संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में वो आपका हरगोविंद खुराना ने किया था, मटर के पौधे में किया था। बात क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका हरगोविंद खुराना है आपका, जिन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था। बाकी आप मिलर से परिचित होंगे, ये आपका ऑर्गेनिक पदार्थ मिलाते हैं बनाते हैं। डी व्रीज ने भी आपका किसका विकासवाद का सिद्धांत दिया था? केल्विन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये आपका पैमाना होता है, टेम्परेचर मापता है, उनकी खोज केल्विन ने की थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? खुराना ने किया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोला गया है क्वेश्चन में पुरुष जीन संगठन होता है। मतलब आपको ये बताना है दोस्तों कि पुरुष जो होता है उसमें कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि पुरुष में क्रोमोसोम XY पाए जाते हैं, और आपका जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वो आपका पुरुष जीन तो किसके द्वारा होता है? वो पुरुष की क्रोमोसोम के द्वारा होता है। पुरुष में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों? वो XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो आपका XX है ये आपका ये लेडीज़ में पाया जाता है, गर्ल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। और जो XY है ये आपका पुरुष में पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका बॉम्बे होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? बोला गया है निम्न में रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता। मतलब दोस्तों यहाँ पर दाता की बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि जो दाता होता है वो आपका O होता है। सार्वत्रिक दाता मतलब ये जो O होता है, ओ वाला ग्रुप वाला जो ब्लड होता है ये आपका कोई भी ग्रुप वाला ले सकता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है। लेकिन जो AB होता है दोस्तों, AB एक ऐसा ग्रुप है ये किसी का भी ले सकता है, कोई भी ब्लड को ये ले सकता है। मतलब AB ये ऑब्जर्वर होता है और O है ये सार्वत्रिक डिनोटर होता है। मतलब O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है और A वाला कोई भी ब्लड ले सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे बोला गया सार्वत्रिक दाता कौन है, तो वो आपका O है। यदि इसकी जगह पे आपका सार्वत्रिक ग्रहणकर्ता पूछ लेगा या कौन ले सकता है, वो आपका फिर AB हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों? बोला गया है आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो आंत होती है इसमें रोग होता है, उसके निदान के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें एक्स किरणों का यूज किया जाता है। आपको पता है कि जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो उसमें आपकी एक्स रेज ही निकलती हैं, जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी का एक्सरे होता है, ठीक है ना। तो आंतों के रोग के निदान में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? किन किरणों का करते हैं? एक्स रेज का यूज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो दोस्तों आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कब होती है? दिन में होती है दोस्तों। कब होती है? दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन आपकी क्या होती है दोस्तों? बाहर निकलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है?
12 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जल्दी से आप लोगों का करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा दोस्तों। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को कमेंट लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का आंसर आप लोगों को आते हैं उनका कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपको नहीं आता है, कोई भी टॉपिक यदि आपको क्लियर नहीं होता है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक आप हमारा क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट जरूर करना है, वीडियोस को पूरा देखना। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो आपको बता दूं कि जैव विकास के बारे में दोस्तों किसने बात की थी, लेमार्क ने बात की थी। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्या बोला गया है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिएगा, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आपको बता दूं कि जो आपके प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है दोस्तों, वो आपकी तरंग एवं कण के कैसे होती है दोस्तों, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप अपना टॉपिक जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक आपको वीडियोज के जरिए डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होने का जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों, छोड़ते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई, तो इसमें क्या बोला गया है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। मैंने आपको ये शायद पिछले वाले वीडियोस में आपको क्लियर भी कर दिया है कि सर सीवी रमन को जो आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, कब मिला था। जल्दी से करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। तो बताइएगा दोस्तों, क्या आप लोगों ने लगाया, क्या 1928, 1930, 1932, 1950। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। चलिए क्या हो जाएगा आपका, 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को क्लियर भी होगा इसका कितना समय लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 8.3 मिनट लगता है, ठीक है ना दोस्तों। कितना लगता है, 8.3 मिनट लगता है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यदि आपको मिनट में आंसर नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 500 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। कितना लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है। तो कभी कभी आपको 500 सेकंड भी ऑप्शन में दिया जाएगा। यदि सेकंड में आपको ऑप्शन दिया गया है तो 500 सेकंड लगाया करिएगा। यदि मिनट में आपको ऑप्शन दिया गया है तो 8.2 या 8.3 मिनट आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है, पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्लियर किया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपको पता है कि 4 डिग्री सी पर होता है दोस्तों। मैंने आपको ये बताया भी था कि कितना होता है 4 डिग्री सी पर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। कितना होता है, 1000 पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कितने पर होता है, 4 डिग्री सी पर होता है। मैंने आपको 999 डिग्री 15 डिग्री सी पर मैंने आपको बताया था। 15 डिग्री सी पर आपका कितना होता है, 999 होता है। 20 डिग्री सी पर आपका 998 होता है। इस तरीके से मैंने आपको फिर बताया था पिछले वाले वीडियोज में कि यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है, यदि आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो आपकी डेंसिटी अर्थात घनत्व है दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला गया, ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है। मतलब आपको यह बताना है कि ध्वनि का वायु वेग मतलब वायु में वेग कितना होता है। तो आपको बता दूं कि ध्वनि का जो वायु में वेग है 332 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। किसका, ध्वनि का वायु में वेग होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा था। तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा यदि कोई डाउट क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाँ भाई, क्या बोला गया है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -6 ग्राम के, 10 की पावर -9 ग्राम के,
10⁻12 ग्राम के, 10⁻15 ग्राम के। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा कि जो एक पिकोग्राम होता है दोस्तों ये आपका किसके बराबर होता है। आपको क्लियर कर दूं, ये 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्या होता है? एक पिकोग्राम, जो बराबर होता है 10⁻12 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मे भी आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबको बच्चा बच्चा जानता है ये तो। दूध उदाहरण है एक, मतलब दूध क्या है? क्या विलयन है, कोलाइडी विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का? तो आप लोगों ने तो ये बचपन से भी पढ़ रखा है कि दूध आपका क्या है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा, इमल्सन होगा। तो आपको बता दूं कि दूध आपका क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से इमल्सन होता है। क्या होता है? इमल्सन होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस में कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर्स की कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आपको डाउट है उसका भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। यदि आपको कंप्यूटर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा, और आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।